हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में लेक्चर 2 तक देख लिए थे क्या क्या भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स पे और हमारा ग्रेविटेशन का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स देख लिए थे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख लिए थे और उसका वेरिएशन देख लिए थे। जो आखिरी वेरिएशन हम लोग देख रहे थे वो था रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के रोटेशन को अगर हम कंसिडर करके देखते हैं कि जी हमारा कैसे वेरी करेगा, तो वो हमने देखा था, ठीक है ना। उसी को अगर मैं प्रूफ करता हूँ एक और तरीके से, हमने पहला प्रूफ दिखा दिया था, ठीक है, जिसमें हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन वगैरह का और छोटे छोटे टर्म्स जो होते हैं ओमेगा की वैल्यू घटते जाती है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, उसको हम सिंपली कर लेते हैं क्या, नेग्लेक्ट। उस तरीके से एक आसान सा प्रूफ भी है जो हम नॉर्मल से करते हैं। नॉर्मल की अगर बात करें तो नॉर्मल कभी भी जो मेजर करता है वो क्या करता है भाई, हमारा जो फोर्स लग रहा होता है mg, अगर मैं सरफेस पे खड़ा हूँ तो वहाँ पे mg, और अगर मैं मूव कर रहा हूँ अप या डाउन जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बात किए थे, तो वहाँ पे जो होती है वो जी इफेक्टिव की बात होता है, ठीक है ना, जी डैश, जी इफेक्टिव। तो अगर मैं उसी प्रूफ को कंटिन्यू करूँ विथ रोटेशन, ठीक है ना, विथ रोटेशन, विथ रोटेशन ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी, ठीक है ना, विथ रोटेशन ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ जी, ये अगर मैं कंसिडर करूं, तो अगर मैं ये कंसिडर करता हूं ना वेरिएशन ऑफ अर्थ इनटू रोटेशन ऑफ अर्थ, तो देखो मैं इसको सिंपल से एक आसान तरीके से प्रूफ कर सकता हूं। हमारे पास मान लो ये अर्थ है जो कि स्फेरिकल मानना है, हमने ड्रॉ कर लिया, इसकी रेडियस कुछ ना कुछ होगी भाई, ये हमारा है पोल और ये है हमारा इक्वेटर, क्लियर है। रेडियस तो आर ही है, रेडियस मान लो कैपिटल आर है या आर सबस्क्रिप्ट स्मॉल ई है रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पर छोटा सा मास हम रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं छोटा सा मास, ठीक है ना। इस जगह पर मैं मास को प्लेस कर देता हूँ, लो भाई स्मॉल एम, ठीक है ना, स्मॉल एम को मैंने प्लेस कर दिया। अगर स्मॉल एम की बात करें तो इस पे जो एम जी लग रहा होगा वो किधर लग रहा है, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना, ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा क्या लगेगा, mg लगेगा, ठीक है ना, इसी लाइन में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये लगा हमारा mg, ये क्या लगा हमारा mg। ये मान लो किसी एंगल फाइव पर है, किसी एंगल फाइव पर है, mg इधर ही लगेगा। और नॉर्मल किधर लगेगा भाई, नॉर्मल ऊपर लगेगा, ये n ऊपर लगेगा। अर्थ रोटेट कर रहा है ओमेगा से, अर्थ किससे रोटेट कर रहा है भाई, ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी है तो इसे एक बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो बाहर में एक और फोर्स लगेगा सर बाहर की तरफ जिसको बोलेंगे मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, कितना हो जाएगा, आर कॉस फाइव, ठीक है ना। इसका रेडियस ये ले लेंगे, ये रेडियस के अबाउट जो रोटेशन शो हो रहा है, ठीक है ना, इस रेडियस के अबाउट जो रोटेशन शो हो रहा है, ठीक है, इसके अबाउट घूम रहा है। तो ये स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर की वैल्यू देखोगे तो आर कॉस फाइव, स्मॉल आर की वैल्यू देखोगे तो आर कॉस फाइव, ये मैंने बताया है, ठीक है ना, आर कॉस फाइव। तो अगर ये आर कॉस फाइव होगा तो यहाँ पर नॉर्मल क्या होगा सर, नॉर्मल, तो नॉर्मल का अगर कंपोनेंट तुम लेना चाहोगे तो देखो ये भी फाइव हो जाएगा और ये भी फाइव हो जाएगा, तो इधर एक और कंपोनेंट आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर का, वो कितना आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा। कॉस थीटा लेकर चलेगा, या थीटा यहाँ पे क्या है फाइव है तो कॉस फाइव लेके चलेगा। तो अगर नॉर्मल की बात करो तो नॉर्मल सिंपली लिख दोगे, नॉर्मल लिखोगे कितना, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाइव, एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव। और नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा भाई साहब, नॉर्मल हमारा हो जाएगा एम इंटू जी डैश, या जी इफेक्टिव जो हम बात करते हैं यही मेजर करेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाइव। तो देखो यहाँ से एम एम ने एक दूसरे को कैंसल्ड आउट कर दिया, तो फाइनली जो जी बचेगा रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण वो बचेगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाइव। देखो वही आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ये वही आंसर आ जाएगा, g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाइव, तो वही रहेगा। तो इस तरीके से रोटेशन ऑफ अर्थ में हमारा g वेरी करता है। क्या वेरी करता है? g। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्वेश्चन भी सिंपल सिंपल से आते हैं कि अगर आपका मास है, ये जो भी स्मॉल m है, अगर रोटेट कर रहा है अर्थ, तो बताओ अगर इसकी इक्वेटर या पोल कहीं पर भी बोलेगा या किसी भी एंगल पे बोलेगा, ठीक है ना, इक्वेटर पे मास रख देगा, पोल पे मास रख देगा या किसी एंगल फाइव पर रख देगा और बोलेगा कि बताओ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मान लो हमारा जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, अर्थ रोटेट कर रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, तो टाइम पीरियड का एक जो फॉर्मूला होता है ओमेगा, तो टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं ओमेगा के टर्म्स में टाइम पीरियड, तो ये आपको थोड़ा याद रखना होगा भी, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो ये होता है टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर अर्थ ओमेगा से घूम रहा है और इक्वेटर पर मास है, इक्वेटर पर मास m है, इक्वेटर, तो बोला है कि टाइम पीरियड की वैल्यू बताइए, टाइम पीरियड की वैल्यू बताइए जब मास एट इक्वेटर जो मेजर कर रहा है, ठीक है ना, वो 20% ऑफ द इनिशियल हो गया है। क्या हो गया है? 20% ऑफ द इनिशियल वेट, जो उसका वेट है mg, उसका 20% वेट कर रहा है कहाँ पर? इक्वेटर पे। तो बताओ कितने से अर्थ घूम रहा है, टाइम पीरियड बताओ, कितने से अर्थ घूम रहा है उसका टाइम पीरियड बताओ। तो इसमें भी कोई खास बात है नहीं, एकदम सिंपल सा कहानी है। ये क्या है? आपका रेडियस है, देखो ये रेडियस है। क्वेश्चन क्लियर है ना क्या बोल रहा है? अगर हम कोई भी मास ले लेते हैं, बहुत सारे मासेस है, हम ही है मान लो, और हम इक्वेटर पे खड़े हो जाएं, तो हमारा जो मास m है वो क्या है? वो है m, कुछ भी हो सकता है नंबर, 40 किलो, 50 किलो, 45 किलो, जो भी होगा। तो बोल रहा है कि अगर ये इसका वेट mg है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल वेट क्या होता है? mg यही होता है। और अगर वो इक्वेटर पे शिफ्ट हो गया है पार्टिकल या मास, तो उसका वेट हो जा रहा है 20% ऑफ द इनिशियल, ये बता रहा है। तो बताओ कितने से वो घूम रहा है, यानी उसका टाइम पीरियड क्या है अर्थ का, टाइम पीरियड क्या है अर्थ का। तो देखो कैसे करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर FBD ड्रॉ करूँ तो फिर से वही चीज़ें दिखेगी। यहाँ पे दिखेगा m ओमेगा स्क्वायर r, cos फाइव 0 हो जाएगा क्योंकि कोई भी एंगल बनाया हुआ नहीं है, पार्टिकल नीचे है। और इधर लगेगा हमारा mg, इधर क्या लगेगा? mg, ठीक है। तो नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल होगा हमारा mg और नॉर्मल तो इधर आ ही जाएगा, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जो नॉर्मल है वो है हमारा mg डैश, यानी वो है 20% ऑफ mg, यानी जो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20/100 ऑफ mg, 20/100 ऑफ mg, यानी 1/5 ऑफ mg, 1/5 मेजर कर रहा है इक्वेटर पे, ठीक है ना, 1/5 मेजर कर रहा है टोटल का वे इक्वेटर पे। तो मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर लूँगा सिंपली इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में मैं अगर पुटअप करूँ तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? mg/5 शुड बी इक्वल्स टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या नॉर्मल मास कैंसल्ड आउट हो गया। तो मेरे को क्या बच रहा है जरा देखो तो, वी आर लेफ्ट विथ g/5 माइनस g इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर r। तो बेसिकली आ जाएगा ये -4g/5 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर r, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू की बात करें तो 4g/5r, यानी ओमेगा की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी √4g/5r।
ठीक है, ये आ जाएगा हमारा ओमेगा। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा ओमेगा। अब अगर ओमेगा आ गया तो आप टाइम पीरियड निकाल लो ना, ये वैल्यू पुट करना होगा, सारी की वैल्यू पुट करनी होगी यहाँ पे, आर और जी, रेडियस ऑफ अर्थ और जी की वैल्यू पुट करोगे तो ओमेगा का वैल्यू बहुत कम ही आएगा। तो टाइम पीरियड की अगर बात करेंगे, टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा सर, 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा यहाँ से यहाँ पे जाता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर तक पहुँच जाओगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके सामने जो है। क्लियर है? चलो ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हो गया पूरा भाई हमारा वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी का पूरा टॉपिक और ये कवर हो गया। अगला जो सेक्शन आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया? क्योंकि ऐसे ही चीज़ आप लोग 12th में पढ़ोगे सेम टू सेम। ठीक है, फिलहाल जो है हमारा वो ग्रेविटेशनल फील्ड पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड, ये टॉपिक हमें सीखना है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड पे बात करेंगे। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो ई से ही रहता है। वो किससे रहता है? वो ई से रहता है। सिंबल जो रहता है वो हमारा ई से रहता है ना, सिंबल ई से रहता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड पे बात करेंगे। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? अब देखो, जो भी फोर्स लगता है, जो भी फोर्स रखता है वो हमें दिखता तो नहीं है, दिखता तो नहीं है। तो ये फोर्स लगता किस कारण से है? तो फोर्स लगने का कारण देखा गया तो बोला गया कि कुछ एक फील्ड लाइंस है, जो फील्ड है जो जनरेट हो रहा है उसके कारण ही फोर्स लग रहा है। कोई भी मासेस रखे हुए हैं उसके कारण फील्ड है, फील्ड है मतलब एक जगह है, एक रीजन है जहां पर वो दूसरे को एक्सपीरियंस कराता है फोर्स। ये जो फील्ड की वैल्यू की बात है आप ये अच्छे से महसूस कर सकते हो एक मैग्नेट्स में। ठीक है ना, मैग्नेट आपके पास है, एक मान लो नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों को अगर पोल आप सेम कर दो, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, और दोनों का पास लाने की कोशिश करो, तो तुम्हें एक यहाँ पर कंस्ट्रेन दिखेगा, तुम्हें यहाँ पर एक बाउंड्री दिखेगी जिसके बाद तुम्हें वो ले जाना मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो है तुम्हें महसूस कराएगा एक फोर्स, वो आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण। ठीक है ना, वो हम लोग देखे हैं क्लास 10th में, जानते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पर बोला गया ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? तो बोला जाता है कि कोई भी स्पेस है, कोई भी रीजन है, उसके रीजन में एक मास रख दो। क्या रख दो? सिंपल सा एक मास रख दो। अगर तुम एक मास रख दोगे और उसके पास एक कोई दूसरा टेस्ट मास लेकर आओगे, टेस्ट मास कहने का मतलब है कि कोई भी एक छोटा सा मास कि उसकी खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। ठीक है ना, उसकी खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, टेस्ट मास बोला जाता है। ठीक है, तो वो जो ग्रेविटेशनल, वो जो टेस्ट मास लेकर आओगे उसके रीजन में, तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और वो जो फोर्स आता है और पर यूनिट टेस्ट मास कर देते हैं तो वो आ जाता है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड, या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में भी जाना जाता है, ई।
ठीक है। तो देखो क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या है, ये एक रीजन है स्पेस में जहां पर दूसरे मास को लेकर जाएंगे तो उस पर कुछ फोर्स लगता है, सिंपल सा। एक रीजन है स्पेस में जहां पर कोई मासेस पहले से प्रेजेंट है और वहां पर अगर हम दूसरे मास को लेकर जाएंगे तो वो उस पर फोर्स लगाएगा, और फोर्स कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव इन नेचर का, ये हम जानते हैं। और फोर्स की वैल्यू की बात करें तो G m1 m2 by r² अट्रैक्टिव इन नेचर टुवर्ड्स ईच अदर। क्लियर है ना, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड, ये बेसिक सा डेफिनेशन है उसका। अगर बात करना है हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसका भी अगेन सिंबल वही है, ई है भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ई है। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को समझाना चाहूँ तो वो क्या है, देखो फिर से मान लो हमारे पास एक मास m है, क्या है, मास m है, कैपिटल M मास है, और किसी भी दूरी पर मान लो ये r दूरी पर है, r दूरी, यहाँ से जो दूरी है, यहाँ से जो दूरी है वो कितनी है, r है। किसी भी r दूरी पर अगर मैं छोटा सा मास ला के रखूँ, छोटा सा मास बोले तो टेस्ट मास, यहाँ पे क्या रखते हो, स्मॉल m, ये स्मॉल m क्या है, टेस्ट मास है, टेस्ट मास का कहने का मतलब है कि इसकी खुद की कोई ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है ना, इसके पास उतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि इसका खुद का भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। हम बस इसके ग्रेविटेशनल फील्ड की को कंसिडर कर रहे हैं, जो ये लगा रहा है, जो इसके कारण अट्रैक्ट हो रहा है, इसका खुद का कोई ग्रेविटेशनल फील्ड का एज सच बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए टेस्ट मास बोलते हैं इसको। हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट मास रहता है जनरली, ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ फोर्स लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखो, तो तुम ग्रेविटेशनल फोर्स लिख दोगे और डायरेक्शन किधर आ जाएगा सर, डायरेक्शन इधर आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स F, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर, कैसा, अट्रैक्टिव इन नेचर, तो इसमें भी डायरेक्शन ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो अगर F की वैल्यू की बात करें तो लिखो, तो F की वैल्यू क्या लिखोगे, F की वैल्यू लिखोगे तुम G कैपिटल M स्मॉल m बाई r², ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो क्या है सर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है कि जो फोर्स लग रहा है अपॉन टेस्ट मास कर दो, जो फोर्स लग रहा है अपॉन टेस्ट मास कर देंगे, मतलब F बाई m की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या एक्सप्रेशन देगा, Gm बाई r², Gm बाई r²। तो यही है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड E, Gm बाई r², ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा Gm बाई r², यही है ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। और इसी एक्सप्रेशन को बोला भी जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बोलो बात क्लियर है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास, ये जो मास है इसको बोला गया पॉइंट मास। पॉइंट मास भी बोला जाता है। तो कभी भी लिखने आया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास, ड्यू टू अ पॉइंट मास, तो वो कितना लिखोगे, E की वैल्यू लिखोगे Gm बाई r², G जो मास है हमारा अपॉन जितनी दूरी पर निकाल रहे हैं, जितनी दूरी पर निकाल रहे हैं। यहाँ पर मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी दूरी पर निकाला, r दूरी पर निकाला, तो वहाँ पर मैंने एक मान लिया कि कोई भी टेस्ट मास है और उससे डिवाइड कर देंगे फोर्स अपॉन टेस्ट मास, तो दे देगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है, तो ये है E की वैल्यू। अब हमें यही देखना है ग्रेविटेशनल फील्ड का वेरिएशन, मतलब इस
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ का वेरिएशन कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे हमारे पास हॉलो स्फेरिकल सेल है, यूनिफॉर्म हॉलो स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल स्फेयर, ठीक है ना, वो सेल नहीं है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर। तो उसके कारण हमें ये ई की वैल्यू को देखना है, उसको एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू पॉइंट मास के कारण कि Gm/r², Gm/r²। अच्छा, यूनिट की अगर बात करोगे तो तुम क्या लिख दोगे, जरा बताना तो। यूनिट क्या लिखोगे? यूनिट तो सर ई क्या है? ई है अपॉन फोर्स अपॉन टेस्ट मास, फोर्स अपॉन टेस्ट मास। तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन और मास की है केजी, तो जो यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी जो एसआई यूनिट है, न्यूटन पर केजी जो एसआई यूनिट है। और ये कैसी क्वांटिटी है सर? तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। चलो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म हॉलो स्फेयर, ठीक है ना। यूनिफॉर्म हॉलो स्फेयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू ये निकालना है हमें। यह हॉलो स्फेरिकल सेल भी लिखा रहता है, हॉलो स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो देखो, इसके कारण अगर फील्ड निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो हमारे पास क्या है सर? हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है या यूनिफॉर्म स्फेयर है, ऐसा अंदर से खोखला है, इस तरीके का है, ठीक है। ऐसा है, अंदर से क्या है? खोखला है। इसका रेडियस बोल दो कैपिटल आर है ना। तो यूनिफॉर्म में अंदर से खाली है। तो अगर मैं बात करता हूं कि दो केस पर, एक जब पॉइंट इज इनसाइड, मतलब पॉइंट कहीं अंदर होगा भाई, पॉइंट कहीं भी अंदर होगा आर दूरी पर, सेंटर से कितनी दूरी पर है? स्मॉल आर। और दूसरी बात, जब पॉइंट मेरा कहीं पे बाहर होगा सेंटर से आर दूरी पर, ठीक है। पॉइंट इज इनसाइड एंड पॉइंट इज आउटसाइड। तो दोनों केस में निकालना पड़ता है हमें दोनों केस में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखनी पड़ती है। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला अगर मैं बात कर लेता हूं, पॉइंट इज इनसाइड, पॉइंट इज इनसाइड, पॉइंट इज इनसाइड। अगर पॉइंट हमारा अंदर है, पॉइंट इज इनसाइड, मतलब मास को मैंने माना है कि अंदर है, अंदर हम निकाल रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू। तो अगर अंदर मैं निकाल रहा हूं ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं सिंपली लिखूंगा ई को ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो, तो ई को लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा डी, इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा डी, ऐसे लिख सकता हूं, है ना। अगर मेरे को x लिखना है तो मैं इसको टोटल इंटीग्रेशन ऑफ dx भी लिख सकता हूं, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ dx को आप जोड़ते जाओ तो x बन जाएगा, de को इंटीग्रेट करके जोड़ते जाओ तो e बन जाएगा। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमने लिखा। अगर मेरे को बात करनी है de, तो de क्या लिखोगे? de लिखोगे मतलब e इक्वल्स टू, ये इनसाइड की बात कर रहे हैं, e इनसाइड, तो वो लिखाएगा इंटीग्रेशन ऑफ gm बाई gdm बाई r स्क्वायर
और ये इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड मतलब अंदर में कितना मास इनक्लोज है, अंदर में कितना मास है, डीएम मास, ठीक है, किसी भी डीएम पे लिख रहे हैं। तो अगर ई इनसाइड की बात करेंगे, ई इनसाइड की बात करेंगे तो जी तो सर बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा और इनसाइड द इंटीग्रेशन बच जाएगा डीएम इनक्लोज्ड, डीएम इनक्लोज्ड। अब अंदर तो खाली है सर, हॉलो है ना, अंदर खाली है। इस पॉइंट को देखो, जहाँ पर ये पॉइंट है वहाँ पर क्या कोई मास है इनक्लोज? नहीं है, अंदर तो सब खाली है, अंदर सब कोई मास नहीं इनक्लोज है। तो डीएम इनक्लोज्ड की वैल्यू सर कितनी है? ये 0 है, डीएम इनक्लोज्ड की वैल्यू 0 है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो इनसाइड आ रहा है ऑफ द हॉलो स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फेयर, वो कितना आ रहा है? वो 0 आ रहा है, 0 न्यूटन पर केजी, ठीक है ना, वो कितना आ रहा है? 0। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ई की वैल्यू इनसाइड क्या आएगी? 0 आ जाएगी। क्लियर है? अब वैसे ही कर लो आउटसाइड के लिए, पॉइंट इज आउटसाइड देख लेते हैं। दूसरा जो केस है वो है हमारा पॉइंट इज आउटसाइड, पॉइंट इज आउटसाइड। अगर पॉइंट बाहर है, आउटसाइड में है, जैसा कि ये वाला, अगर पॉइंट आउटसाइड है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इस केस में देख सकते हैं कि ये जो टोटल मास जो स्फीयर में था, मान लो कैपिटल एम था, ये टोटल मास स्फीयर को मान सकते हैं हम, ये सेंटर पर ही एज्यूम है, सेंटर पर ही है सारा मास, ऐसा, ठीक है। ये टोटल मास क्या है? एक सेंटर पर बंधा हुआ, ऐसा एक मास हो गया और एक मास से किसी भी दूरी पर हम निकाल रहे हैं, तो ये टोटल मास m इंक्लूज हो जाएगा। टोटल मास क्या इंक्लूज हो जाएगा? m। उसको हम मान सकते हैं कि ये सेंटर पे सारे मास कंसंट्रेटेड है। COM पढ़े हैं ना हम लोग, ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेटेड है। तो अगर ये पॉइंट बाहर होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं सिंपली लिख सकता हूँ E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DE को अगर मैं लिखना चाहूँ तो सिंपली लिखाएगा इंटीग्रेशन ऑफ G DM इनक्लोज्ड बाई आर स्क्वायर। तो E ये बेसिकली आउटसाइड का है तो आउटसाइड लिख दे रहे हैं नीचे, E आउटसाइड या E आउट भी लिखा रहता है छोटे में, आउटसाइड वो हो जाएगा, G बाहर आ गया, आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा और DM इनक्लोज, DM इनक्लोज तो टोटल मास आ जाएगा, DM इनक्लोज्ड में टोटल मास आ जाएगा, तो DM इनक्लोज हो जाएगा टोटल मास। तो ये हो जाएगा G बाई आर स्क्वायर इंटू टोटल मास, तो मतलब GM बाई आर स्क्वायर, GM बाई आर स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दे रहा हूँ, 12th वाली बात है, ठीक है ना, 12th में तो पढ़ेंगे। E है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा है। खैर, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड अगर रहेगा तो E आउटसाइड जरा लिख दो आप अच्छे से भाई साहब कि सर E आउटसाइड मेरे को पता चल गया कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा GM बाई आर स्क्वायर, और यूनिट लिखना है तो लिख दो, उसमें कोई खास बात नहीं है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लिख देते हैं, हो गया ये, और क्या, GM बाई आर स्क्वायर। अब इस यहाँ पर तुम्हें ग्राफ बनता है E वर्सेस R, E वर्सेस R, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी वर्सेस ये जो दूरी है R। तो E वर्सेस R का अगर मैं ग्राफ देखना चाहूँ तो हमें क्या दिखेगा, जरा देखो तो। ग्राफ पे बात करूं E वर्सेस R, E वर्सेस R का अगर मैं ग्राफ देखूं तो हमें क्या दिखेगा? तो ऊपर में तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चलेगा और नीचे में R चलेगा। देखो, जब हमारा पॉइंट अंदर है, पॉइंट अंदर है, पॉइंट अंदर है, अंदर 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 सरफेस तक, यहां तक पॉइंट अंदर, तो सरफेस से जस्ट अंदर तक E की वैल्यू कितनी है? 0। तो सर यहां पर E की वैल्यू 0 हो रहेगी, ऐसे चलेगा ग्राफ, E की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। ये कहां तक है? ये R इक्वल्स टू R तक है, यहां तक, ठीक है, यहाँ पे R बराबर R, सरफेस के अंदर तक जस्ट, ठीक है ना। जब रेडियस कैपिटल R हो जाएगा यहाँ तक है, फिर उसके बाद अचानक से देखो, जैसे ही सरफेस के पास पहुंचा वैसे ही
जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है Gm बाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। ये R की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R। तो यहाँ के बाद ये थोड़ा ग्राफ ब्रेक करेगा और इस तरीके से चलेगा यहाँ के बाद, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू लेकर आ जाएगा वो लेकर आ जाएगा Gm बाई R स्क्वायर, Gm बाई R स्क्वायर, ये वैल्यू लेकर आ जाएगा, ठीक है। इस जगह पे जैसे ही सरफेस के बाहर निकलेगा तो E हमारा स्मॉल r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चला गया है। देखो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर चला गया है। तो जो ग्राफ है वो ऐसे डाउनफॉल लेने लगेगा इस तरीके से। इस तरीके से ग्राफ चलेगा, क्लियर है, ऐसा चलेगा। है ना। तो इस तरीके से ग्राफ हमारा चलते रहता है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहोगे तो ये क्या है, ये तो 0 है और यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल E की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। E की वैल्यू क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। और अंदर तो 0 है, अंदर तो क्या है 0, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो ये ग्राफ बनता है E वर्सेस R का, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अंदर है हॉलो के तो 0 है, बाहर है तो सेम एज पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है, मतलब Gm बाई R स्क्वायर ही वैल्यू आती है जो यहाँ पे आया, Gm बाई R स्क्वायर सेम एज पॉइंट मास, क्लियर है ना। चलो कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। अगला है जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो स्ट्रेंथ निकालना है वो है हमारा हॉलो की जगह आ जाएगा सॉलिड, सॉलिड स्फीयर के कारण। अब ये अंदर से खाली नहीं है, अंदर से खाली नहीं है, तो सॉलिड स्फीयर के कारण बात करेंगे। चलो यहाँ पे हो जाएगा यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर लिखो सॉलिड, ठीक है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अब यूनिफॉर्म सॉलिड मतलब सर ये खोखला नहीं है, ये अंदर से है क्या, फील है, ऐसा है ना। सॉलिड समझ रहे हो, देखे होगे क्रिकेट का बॉल जो सीजर बॉल आता है, सीजर बॉल या ड्यूज बॉल जिसको बोलते हो। और हॉलो की बात करें तो फुटबॉल था, हॉलो की बात करें तो फुटबॉल का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ठीक है ना। देखो तो ये है भाई हमारे पास सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर में क्या बोले, पॉइंट इज आउटसाइड सबसे आसान है निकालना। पॉइंट आउटसाइड का पहले देख लेते हैं। इसकी डेंसिटी यहाँ पे काम आएगा थोड़ा, तो डेंसिटी मान लो रो kg पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम डेंसिटी रो kg पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम डेंसिटी। सॉलिड है पूरा तो वॉल्यूम डेंसिटी है, स्फीयर है, स्फीयर में क्या आ जाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पॉइंट इज आउटसाइड, पॉइंट आउटसाइड का आसान है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पॉइंट इज आउटसाइड, पॉइंट इज आउटसाइड, पॉइंट इज आउटसाइड की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, तो पॉइंट अगर आउटसाइड है तो फिर से वही बात, जितना भी मासेस है जो E आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ DE रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ DE रहेगा। और इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ G DM इनक्लोज्ड अपॉन R स्क्वायर, अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से सेंटर से R की दूरी, ये O है सेंटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E की वैल्यू अगर देखोगे तो सिंपली आ जाएगा G बाई R स्क्वायर, तो बाहर आ गया, और मास इनक्लोज्ड तो DM इनक्लोज्ड, DM इनक्लोज्ड
डीएम इनक्लोज। तो जो मास अंदर इनक्लोज रहेगा वो कितना रहेगा, वो सर फिर से मैं बोल सकता हूँ टोटल मास m ही तो रहेगा, टोटल मास m रहेगा। ये पूरा मास के कारण ही तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होगी। तो ये जो पूरे मास है उसको बांध सकते हैं हम सेंटर पर है एक छोटा सा मास, इस तरीके से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं ना। यहाँ पर एक सर कैपिटल M है और यहाँ पर हमें फील्ड निकालना है r दूरी पर, ठीक है ना। तो इस r दूरी पर हम निकाल लेंगे फील्ड, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मास इनक्लोज हो जाएगा वो टोटल मास हो जाता है, टोटल मास होगा। और मैं यहाँ पर E की वैल्यू जो आउटसाइड आएगा वो सिंपली लिख सकता हूँ GM/r², GM/r², फिर से वही चीज़ GM/r², सेम एज पॉइंट मास, सेम एज पॉइंट मास, ठीक है। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आ गया। इसमें कुछ करना ही नहीं था, एकदम सिंपल, सबसे आसान। बाहर वाला तो बहुत आसान है। अब अंदर वाला पे थोड़ी बात कर लेते हैं। जब पॉइंट अंदर है, दूसरा लिख लो पॉइंट इज इनसाइड, दूसरा क्या लिख लेते हैं, पॉइंट इज इनसाइड, पॉइंट इज इनसाइड। तो अगर पॉइंट हमारा इनसाइड है तो यहाँ पे थोड़ी बात करनी पड़ेगी हमें। किसकी बात करनी पड़ेगी भाई, फिर से तुम्हारा मास बदलेगा। अगर पॉइंट अगर इनसाइड है, मान लो यही वाला है, स्मॉल r दूरी पे अगर पॉइंट है, तो यहाँ पर आप लोग अलग फिगर बनाओगे, यहाँ पर ये मास इनक्लोज है भाई, देख लो लगभग लगभग ये मास इनक्लोज है। अब ये मास टोटल मास m नहीं है, अब ये मास टोटल मास m नहीं है। अब इसके कारण यहाँ पर फील्ड लगेगा, ठीक है ना, इसके कारण। तो ये टोटल मास है नहीं, तो टोटल मास नहीं है तो इसको बोल दो कुछ m डैश, कुछ बोल दो m डैश। क्लियर है। जैसा हमने किसमें किया था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में किया था, m डैश बोला था मास, या छोटा सा मास dm बोल दो, जो भी बोलना है बोल दो। तो ये m डैश निकालेंगे कैसे, तो m डैश निकालने का कंडीशन एक ही है कि जो डेंसिटी है दोनों की, जो दोनों की डेंसिटी है, दिस विल नॉट गोइंग टू चेंज इट्स वैल्यू, डेंसिटी विल रिमेन सेम, है ना, डेंसिटी दोनों का सेम रहेगा। अगर डेंसिटी दोनों का सेम रहेगा तो अगर टोटल डेंसिटी लिखना है तो पहले लिखते हैं, एक बाय एक करके लिखते हैं ना, 1 by 1। डेंसिटी क्या लिखोगे, सो टोटल मास m, डेंसिटी को टोटल मास m बाई वॉल्यूम, तो 4/3 πr³, 4/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल R³। ये टोटल डेंसिटी था पुराने वाले स्फीयर का, पुराने वाले स्फीयर का जिसका रेडियस r था। जिसका रेडियस क्या था, r था। 4/3 πr³। m डैश की अगर मैं बात करूं तो m डैश कैसे निकाल सकते हो, तो m डैश तुम सिंपली निकाल सकते हो, m डैश इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r³। तो m डैश की वैल्यू जरा बता दो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, तो m डैश डेंसिटी है हमारा कैपिटल M डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल R³, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 पाई R³, ठीक है। तो 4/3 पाई ने 4/3 पाई को कैंसिल कर दिया। तो जो नया मास जो इनक्लोज है, जिसके कारण हमें फील्ड लगेगा, जिसके कारण फोर्स लग रहा है, उसके कारण फील्ड लगेगा, तो वो कौन सा लगेगा सर, वो m प्राइम है या m डैश है, वो हो जाएगा कैपिटल M इंटू R³ स्मॉल डिवाइडेड बाय कैपिटल R का क्यूब, ये है m डैश। अब देखो वही चीज फिर से, जो E होगा, E इनसाइड जो होगा, E इनसाइड, अब देखो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सर जो होगा वो G इंटू मास इनक्लोज, मास इनक्लोज कितना है, टोटल m है, 0 है या m डैश है, तो मास इनक्लोज विल बी m डैश। तो इंटीग्रल dm इनक्लोज लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तुम समझ गए हो। तो यहाँ पे लिख दो m डैश बाई कितनी दूरी पर है सर, ये स्मॉल r दूरी पर है ना, तो ये स्मॉल r का स्क्वायर। तो E इनसाइड की अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड स्फीयर में, तो हमें मिल जाएगा G इंटू m प्राइम की वैल्यू जरा पुट कर दो, mr³ अपॉन कैपिटल R³ इंटू R²। अब यहाँ से कुछ एक चीज और कटता हुआ दिखेगा, R² ने R² को कैंसिल कर दिया तो एक R बच गया। तो फाइनली जो E इनसाइड आ जाएगा हमारा सॉलिड स्फीयर के अंदर, वो आ जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, वो आ जाएगा GM बाई R³ इंटू स्मॉल r। लो भाई ये आ जाएगा। बोलो बात समझ में आया।
अब यहाँ पर भी ग्राफ बनता है, यहाँ पर भी ग्राफ बनता है। तो ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ग्राफ बना देते हैं, उसमें क्या है, ठीक है, ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पे बोल दो E, यहाँ पे बोल दो R। तो E वर्सेस R का ग्राफ, जब पॉइंट इनसाइड है और इस जगह पे कहीं पे होगा हमारा R बराबर R, तो पॉइंट जब इनसाइड है, इनसाइड की बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटा r। ये छोटा r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे पॉइंट बढ़ेगा वो फील्ड बढ़ेगा, जैसे जैसे पॉइंट बढ़ेगा फील्ड बढ़ेगा, और जैसे जैसे पॉइंट जीरो हो जाएगा सेंटर पे तो फील्ड की स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी। तो मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा, देखो तो ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा, इस तरीके से चला, ये पोजीशन क्या पहुंच गया भाई, ये पोजीशन पहुंच गया r बराबर r, r बराबर r। फिर उसके बाद क्या है, आउटसाइड क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये ग्राफ ऐसे है, ठीक है। उसके बाद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और ये तो खैर सरफेस वाली चीज हो जाएगी, ठीक है। ये देखो इस तरीके से ये ग्राफ ले लेगा, इस तरीके से ये ग्राफ ले लेगा। बोलो क्लियर है, कॉपी कर लो जल्दी, हो गया। तो इस तरीके से हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं भाई सभी का, ठीक है, चाहे वो स्फेयर सॉलिड हो, चाहे वो स्फेयर हॉलो हो, अंदर पॉइंट हो, बाहर पॉइंट हो, सभी जगह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। और ये ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम में, ग्राफ क्या हो जाता है भाई, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है, तो ग्राफ ध्यान में रखिएगा। तो अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन देखो ना कैसा है। क्वेश्चन हमारे पास है दो कंसेंट्रिक सेल्स हैं, ठीक है ना, यूनिफॉर्म डेंसिटी के दो कंसेंट्रिक सेल्स हैं, ऐसा 2 कंसेंट्रिक सेल्स। ठीक है, 2 कंसेंट्रिक सेल्स, इसकी रेडियस बोल दो स्मॉल r1 और इसकी रेडियस बोल दो स्मॉल r2, स्मॉल r1 स्मॉल r2। 2 कंसेंट्रिक हॉलो सेल्स, 2 कंसेंट्रिक हॉलो सेल्स, ठीक है ना, ये 2 कंसेंट्रिक हॉलो सेल्स हैं। तो स्मॉल r1 और स्मॉल r2 रेडियस बोल दिए। अब देखो क्या करना है, बोला गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बताइए। कैसे, किस सिचुएशन में, तो सिचुएशन आपको दे दे रहा हूं, सिचुएशन दे दे रहा हूं क्या, कि यहां पर पॉइंट जब आउटसाइड है, इस जगह पर, इस जगह पे बताओ भाई, ये a दूरी पर है पॉइंट, जब ये पॉइंट a आउटसाइड, दूसरा पॉइंट जब यहां पर है, इस जगह पर ये b है और यहाँ पे दूरी b है, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, ये c पॉइंट है और ये पोजीशन की दूरी c है। ऐसा आपने ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है FA, FB एंड FC के पास, FA, FB एंड FC। मैग्नीट्यूड बताइए, FA की वैल्यू कितनी होगी, FB की वैल्यू कितनी होगी, एंड FC की वैल्यू कितनी होगी, FA, FB एंड FC, FA, FB एंड FC। ये
बताना है आपको। क्लियर है? आया क्या आंसर? देखो ना कैसे करेंगे। तो फोर्स निकालना है तो फील्ड तो हमें पता है ना, स्फेरिकल सेल है। अगर मैं पॉइंट ए पे कंसीडर करता हूँ, पॉइंट ए पर कंसीडर करता हूँ, पॉइंट ए, तो जरा बताओ इनर सेल और आउटर सेल, अब मासेस नहीं दिए भाई, अंदर वाले का मास m1 बोल दो, बाहर वाले का मास m2 बोल दो, ठीक है ना। अंदर वाले का मास m1 बोल दो और बाहर वाले का मास m2, ठीक है। मास तो देना पड़ेगा ना भाई, मास नहीं दिया ऐसा कैसे हो जाएगा, मास तो देना पड़ेगा भाई, बिना मास का कहाँ कुछ। तो मास दे दिया, तो अगर अंदर वाले का m1 बाहर वाले का m2 हो अंदर वाले का m1 और बाहर वाले का m2, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा ए पर, तो स्मॉल r1, मतलब m1 के लिए बात करें तो आउटसाइड पॉइंट है, तो m1 के लिए E1 की बात कर देंगे हम, E1 की बात करेंगे, तो E1 कितना हो जाएगा, g m1 बाई ए स्क्वायर, पॉइंट आउटसाइड है सर, आउटसाइड के लिए मेरे को फॉर्मूला पता है जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर अगर E2 के लिए बात कर दो तो सर E2 के लिए भी अगर मैं बात करूंगा, E2 के लिए भी अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा जरा बताना। तो E2 के लिए भी सर ये पॉइंट बाहर है, मतलब M2 जो मास है उसके लिए पॉइंट ये बाहर है, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ जी M2 बाई ए स्क्वायर, और सभी का डायरेक्शन आपको पता है भाई, ऐसा ही लगेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन लगेगा, तो ऐड कर दो ना सिंपली, तो नेट हो जाएगा आउटसाइड ई एट ए जो होगा वो हो जाएगा सिंपली जी अपॉन ए स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2, ऐसा कर देंगे, ठीक है। अब फोर्स निकालना था ना, तो फोर्स निकाल लो ना, फोर्स एट ए की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा m इंटू ई, यहाँ पे क्या मान लो, यहाँ पे टेस्ट मास मान लो स्मॉल m, तो फोर्स हो जाएगा m इंटू ई एट ए, तो बेसिकली हो जाएगा जी m डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2, क्लियर है? ये आ जाएगा फोर्स, खत्म। अट्रैक्टिव इन नेचर, हमें पता है ना फोर्स इधर ही लगेगा। वैसे ही सभी के लिए भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर पॉइंट बी के लिए बात करें तो जरा बताना, तो जल्दी जल्दी बताओ। बी के लिए अगर बात करें, पॉइंट बी ले लो, पॉइंट बी के लिए अगर मैं बात करें तो देखो क्या हो जाएगा। बी के लिए सर, बी के लिए हमारे लिए छोटा वाला m1 के लिए पॉइंट बाहर है और m2 के लिए पॉइंट अंदर है, तो E1 और E2 क्या हो जाएगा, E1 और E2 जरा फटाफट लिखो सर। E1 हो जाएगा, E1 m1 के लिए पॉइंट बाहर है तो g m1 बाई बी स्क्वायर, और E2 के लिए पॉइंट इनसाइड है तो इनसाइड पॉइंट के लिए जीरो होता है, हॉलो में अंदर जीरो हो जाता है, तो जीरो, तो E1 हो गया और E2 हो गया, तो नेट E आपको पता चल गया। E एट B की अगर बात करें तो सिंपली है जी m1 बाई बी स्क्वायर, तो फोर्स की बात कर लो तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मास होगा, m इंटू ई हो जाएगा फोर्स, तो m कितना है, m ही रहेगा कोई पॉइंट मास, इंटू जी इंटू m1 बाई बी स्क्वायर, है ना। मेरे को पता है ना E क्या होता है, ये फोर्स कैसे लिख रहा है समझ में आ रहा है ना, मेरे को पता है ना E क्या होता है, E होता है F बाई एम, तो अगर फोर्स लिखना है तो ये इधर जाके इंटू हो जाएगा, और क्या इधर जाके इंटू हो जाएगा। चलो पॉइंट सी पे जरा बताओ, पॉइंट सी जल्दी, क्या पॉइंट सी की अगर बात करें तो वो पॉइंट दोनों मासेस के लिए इंटू है, m1 के लिए भी अंदर और m2 के लिए भी अंदर, तो अंदर में इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फील्ड ऑफ ग्रेविटेशनल कितना होता है, जीरो होता है, तो जीरो होता है तो E1 और E2 दोनों जीरो, E1 और E2 दोनों जीरो, तो E1 बराबर E2 बराबर जीरो हो गया, तो सर फोर्स भी कितना हो गया सी पर, वो हो गया जीरो। लो भाई आंसर, तो ऐसे आपको लिखने आना चाहिए। क्लियर है? ये कॉपी कर लो जल्दी और इत्मीनान से देखो।